पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2026 का मैथमेटिक्स पेपर 1 यानी कि मेजर फर्स्ट का पेपर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आएगा, पहले हमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे सही विकल्प वाले। तो पहला क्वेश्चन आएगा, भास्कराचार्य द्वितीय की एक प्रसिद्ध कृति का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? द्वितीय कृति क्या है? सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या आया, यदि a बराबर 1 0 2 0 तब रो a बराबर क्या होगा? तो रो a बराबर क्या आ जाएगा? 0, यानी कि रैंक किसकी क्या आएगी? 0। ठीक है, अब n कोटि के वर्ग अवयव a के अभिलाक्षणिक अभिलाक्षणिक समीकरण को परिभाषित कीजिए। तो कोटि a के वर्ग अवयव के लिए n/n अभिलाक्षणिक समीकरण निम्न प्रकार दिया जाता है, a माइनस लैम्डा i। ठीक है, का मॉड बराबर 0। अब चौथा क्वेश्चन क्या है कि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल तथा गुणांकों में संबंध लिखिए, जबकि अल्फा बीटा समीकरण के मूल है। तो मूलों का योग क्या होता है? अल्फा + बीटा बराबर -b/a, और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? c/a। ठीक है, अब डी मॉयवर की प्रमेय, डी मॉयवर प्रमेय का कथन लिखिए, यदि n कोई भी वास्तविक संख्या पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक या भिन्न हो तो cos थीटा + i sin थीटा की पावर n बराबर cos n थीटा + i sin n थीटा होगा। ठीक है, और ये डी मॉयवर के प्रमेय का कथन है, और ये सिद्ध करने के लिए भी आता है 10 नंबर में, तो आप लोग सिद्ध करने वाला भी देख लें। ब्रह्मगुप्त की जीवनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था, तो पहले यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रह्मगुप्त का नाम, फिर उसके बाद उनका जन्म स्थान, कार्य क्षेत्र क्या था? उज्जैन था, पिता का क्या नाम था? जिष्णुगुप्त, और जन्म कब हुआ था? 598 ईस्वी में, मृत्यु 668 ईस्वी में। ये हमें इतना, ये पहले हमें लिख देना, जिससे कि जब एग्जामिनर ये हमारी कॉपी चेक करे तो वो बस उतना ऊपर का देख के सही कर दे। तो ये फिर उसके बाद हम ये लिखेंगे, ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी ईस्वी में रहने वाले एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने शून्य यानी कि 0 को एक स्वतंत्र गणितीय संख्या के रूप में व्यक्त किया। इन्होंने सर्वप्रथम ऋणात्मक संख्याओं के साथ जोड़, बाकी गुणा और भाग करने के गणितीय नियम स्पष्ट किए थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में यह बताया कि पृथ्वी और तारे स्थिर नहीं है, बल्कि पृथ्वी गोलाकार है और अपनी ध्रुवी पर घूमती रहती है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है इसी के अथवा वाला, कि वैदिक सूत्र का प्रयोग करके मूल का हल ज्ञात कीजिए। 3x² + 5x + 8 इंटू x² + 6x - 7। तो ये हम इसको हल करेंगे, दिया है ऊर्ध्वक्रमक विधि के द्वारा। तो x² यानी x² वाले 3 और 1 लिख लेंगे, x² यहाँ पे लिखा है ना, तो 1 लिख देंगे। यहाँ पे 5x 6x है तो 6x1 में कर लेंगे, और जहाँ पे कुछ x0 है तो वहाँ 8 और -7 कर लेंगे। अब इसके बाद इन सबको ऐसा लिख के पहले हम 3 और 1 का गुणा करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 3 और 6 का करेंगे, और 5 और 1 का करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर 3 और -7 का करेंगे, 8 और 1 का करेंगे, और 5 6 तीनों का करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम 5 7 का करेंगे, 8 6 का करेंगे, फिर उसके बाद आखिरी में हम 8 और 7 का करेंगे। फिर ये सब हल करने के बाद ये हम इन्हें जोड़ घटा लेंगे, तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इन्हें जोड़ेंगे, फिर जो लास्ट में आएगा तो x0 से शुरू करेंगे, जहाँ तक x1 x2 x3 x4 तक जाएगा, तो वो हमारा समीकरण का हल निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब अगला 7वां क्वेश्चन क्या है कि दिए गए अवयव की जाति निकालिए। a बराबर 1 2 3 2 3 4 3 4 5। ठीक है, तो हमें दिया क्या है कि a बराबर 1 2 3 2 3 4 3 4 5। तो हम इनमें पहले संक्रिया लगाएंगे, r2 r2 -2 r1 और r3 r3 -3 r1। ठीक है, तो यहाँ पे a संख्या बराबर 1 0 0 कैसे आया? 1 0 0 0। देखो ये r2 है और ये -2 r1 है, तो -2 r1 करना है, यानी r1 को सेम ही रखना है, दोनों में ही r1 सेम रहेगा, बस -2 r1 करना है। तो r2 के 2 का गुणा करेंगे, 1 में तो 2 1 2, तो यहाँ 0 आ गया। 2 दूनी 4, तो 4 में 3 गए तो माइनस का 1 आएगा। अब 2 3 6, 6 में 4 का -2 आ गया। इसी प्रकार r3 में भी हम कर लेंगे, तो -3 r1 है, यानी 3 का गुणा r1 वाली रो में करना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये निकाल लेंगे। अब इसमें पुनः संक्रिया लगाएंगे, पुनः संक्रिया लगाने पर क्या होगा? r3 और इसमें -2 r2 कर देंगे, तो r1 को वैसे ही रहने देंगे, और r2 को भी हम r3 और r1 को r2 और r1 को हम वैसे ही रहने देंगे, बस r3 में हमें संक्रिया लगानी है, तो r3 को हम चेंज कर देंगे। अतः अवयव a की जाति pa बराबर 2 है। ठीक है, अब उसके
अब हम आएंगे अथवा वाले में, सातवें का अथवा। सिद्ध कीजिए कि एक गैर विलक्षण मैट्रिक्स की रैंक उनके व्युत्क्रम रैंक के बराबर होती है। तो माना ए एक n/n गैर विलक्षण आव्यूह है तो ए इनवर्स का अस्तित्व रखता है तथा ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स और ए बराबर in। ठीक है, अब जहाँ in क्या होता है, n क्रम की एक इकाई है। तो अब रैंक a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रैंक in, और बराबर क्या फिर इसका आंसर क्या निकल के आएगा, in बराबर क्या होता है, n निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1। अब उसके बाद in की रैंक बराबर n होता है, ये देखो मैंने बताया ना, और इकाई मैट्रिक्स की रैंक कम के बराबर होती है। ठीक है, अब उसके बाद आ गया रैंक ए इनवर्स। रैंक ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स बराबर है मिनट के। ठीक है, तो रैंक ए इनवर्स यहाँ पे हम कोष्टक के अंदर लिखते जाएंगे। तो रैंक ए इनवर्स ए डॉट ए इनवर्स का क्या आ जाएगा, n बराबर मिनट। ठीक है, रैंक ए और डैश रैंक ए इनवर्स। तो ये क्या हो गया, समीकरण 2। अब इसी प्रकार हम ये समीकरण 3 निकाल लेंगे। अब समीकरण 2 व 3 से हमें क्या मिलता है कि समीकरण 2 व 3 से हमें क्या मिलता है कि n बराबर ये हमें मिला n बराबर मिनट रैंक ए और रैंक ए इनवर्स, और n बराबर मिनट रैंक ए इनवर्स रैंक ए, यानी कि सेम है, बस यहाँ पे रैंक ए आ जाता है। यहाँ पे रैंक पहले यहाँ पे रैंक ए आ जाता है और इसमें रैंक ए इनवर्स आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों से क्या आ जाएगा, मिनट रैंक ए और रैंक ए इनवर्स बराबर नहीं, छोटा या बराबर है n के। ठीक है, लेकिन रैंक ए बड़ा या बराबर है n तथा रैंक ए इनवर्स बड़ा या बराबर n के। ठीक है, अतः मिनट रैंक ए बराबर रैंक और रैंक ए इनवर्स बड़ा या बराबर है n के, इसलिए मिनट रैंक ए और रैंक ए इनवर्स बराबर n आ गया। ठीक है, अतः रैंक ए बराबर n तथा रैंक ए इनवर्स बराबर n, दोनों के बराबर में n ही आएगा। इससे हमें क्या मिलता है कि रैंक ए बराबर रैंक ए इनवर्स। अतः सिद्ध हुआ कि एक गैर विलक्षण आव्यूह की रैंक उनके व्युत्क्रम रैंक के बराबर होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या आया, किसी ऐकिक आव्यूह के आइगन मान इकाई मापांक के होते हैं। तो माना ए एक ऐकिक आव्यूह है, तब परिभाषा के अनुसार क्या होगा, ए स्टार ए बराबर आई। ठीक है, तो जहाँ ए स्टार ए का कंजेक्ट ट्रांसपोज है तथा आई इकाई आव्यूह है। अब यहाँ पे हम क्या मानेंगे, माना लैम्डा ए का एक आइगन वैल्यू है, यानी आइगन मान है, और तथा x उसका क्रॉस पेटेंट आइगन वेक्टर है, यानी आइगन सदिश है। ठीक है, तब ax बराबर क्या आता है, लैम्डा x। ये हम मान लिए समीकरण 1, ये हमारा आ गया समीकरण 1। अब दोनों पक्षों का नॉर्म लेने पर क्या मिलेगा हमें, डबल मॉड ax इज इक्वल टू, यानी कि नॉर्म, इसे नॉर्म बोलेंगे, डबल मॉड नहीं बोलेंगे। ठीक है, नॉर्म ax बराबर नॉर्म लैम्डा x। तो ये क्या हो गया, हमें समीकरण 2 मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्योंकि a एक ऐकिक आव्यूह है, इसलिए नॉर्म ax बराबर x। ठीक है, लैम्डा x बराबर क्या आ गया, x आ गया लैम्डा x की जगह पे। अब समीकरण 2 व 3 से हमें क्या मिलेगा, नॉर्म x बराबर मॉड लैम्डा और नॉर्म x। अब चूंकि x बराबर 0 नहीं है, इसलिए नॉर्म x बराबर भी 0 नहीं होगा। दोनों पक्षों को नॉर्म x से भाग देते हैं। तो दोनों पक्षों में जब नॉर्म x से हमने भाग दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये मॉड लैम्डा बराबर 1। अतः सिद्ध हुआ कि किसी ऐकिक आव्यूह के सभी आइगन वैल्यूज का मापांक होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अथवा वाले में। तो अथवा वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि आव्यूह ए बराबर 4 3 2 3 के आइगन मान आइगन सदिश का निर्धारण कीजिए। तो दिया है ए बराबर 4 3 और 2 3, तो ए का आइगन मान लैम्डा और आइगन सदिश एक्स है, एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो a माइनस लैम्डा आई बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये क्या है, अभिलाक्षणिक समीकरण। अब a माइनस लैम्डा आई की है तो 4 में माइनस लैम्डा घटा दिया और नीचे 3 लिख दिया, 2 और 3 में माइनस लैम्डा घटा दिए। ठीक है, तो 4 माइनस लैम्डा 3 इसका मॉड कर दिए। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, तो उसके बाद हमारे पास आता है 4 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 इंटू 3, यानी कि इन दोनों का गुणा करें पहले, फिर इन दोनों का गुणा किया और बीच में हमने ये लगा दिया माइनस। अब इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक है, अब इसके बराबर में 0 आ गया। अब इसका हम गुणा करेंगे
तो ये 4×3 12 आ गया, और ये माइनस लैम्डा 4 का गुणा माइनस लैम्डा से हो तो -4 लैम्डा आ गया, और माइनस लैम्डा का 3 से हुआ तो -3 लैम्डा आ गया, लैम्डा लैम्डा का हुआ तो प्लस का लैम्डा स्क्वायर आ गया, 2 3 6 माइनस का 6 आ गया। इसके बाद हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो अब इसको जब हमने सॉल्व कर लिया तो हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पे क्या मिल गया हमें यहाँ पे मिलता है ये लैम्डा -1 और लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब आइगन मान लैम्डा 1 बराबर हमें मिल चुके हैं, चूँकि हमें मिल गए ना मान लैम्डा 1 बराबर 1 और लैम्डा 2 बराबर 6। अब लैम्डा 1 के लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा बराबर 1 के लिए a माइनस लैम्डा और इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो 3 इधर पे जहाँ पे 4 था, ये ऊपर वहाँ पे 4 था ना, 4 माइनस लैम्डा, यहाँ ऊपर 4 माइनस लैम्डा दिया हुआ था, 4 माइनस लैम्डा, तो 4 माइनस लैम्डा किए तो लैम्डा का मान चूंकि 1 लिए हैं अभी हम, तो 1 जब 4 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचा, तो ये आ गया 3, है ना। अब ये 3 आ गया। उसके बाद फिर ऐसे ही इसमें 2, यहाँ पे 3 दिया हुआ था हमें, यहाँ पे हमें 3 दिया हुआ था ऊपर, तो हमने यहाँ पे 3 में 1 घटाया तो 2 बचा। अब x1 x2 का ये x बराबर होता है x1 x2, और यहाँ पे 0 0 आ गया, है ना। अब समीकरण 3x1 + 2x2 बराबर 0, x1 बराबर -2 और x2 बराबर 3 आ गया। अब ये मान लेंगे हम, ठीक है, ये हमने माना है कि x1 बराबर -2 और x2 बराबर 3 है समीकरण 3x1 + 2x2 से। अब अतः आइगन सदिश लैम्डा बराबर 1 अनुपातिक है -2 या 2 - 3 के लिए। अब इसी प्रकार लैम्डा बराबर 6 के लिए भी हम निकाल लेंगे, यानी कि लैम्डा की जगह पे हम 6 रख लेंगे, वो जो हमने शुरू में हमें वो दिया हुआ था उसकी जगह पे हम 6 रखेंगे। तो अब हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारा आंसर यहाँ पे हमें निकल के आएगा लैम्डा बराबर 1 अनुपातिक -2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। और लैम्डा बराबर 6 के लिए क्या निकल आएगा, लैम्डा बराबर 6 के लिए क्या निकल आएगा, ये क्या आ गया, अनुपातिक 1 और 1, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ, यदि समीकरण x की घात 3 + px² + 2 + qx + r बराबर 0 के दो मूलों का योग तीसरे मूल के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि p3 - 4pq + 8r = 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें मानेंगे कि माना x3 + 3x² + qx + r = 0 के मूल अल्फा बीटा प्लस r है, ठीक है। तो दिया है दो मूलों का योग तीसरे मूल के योग के बराबर होता है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर r, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है कि तीसरे मूल के बराबर होते हैं, दो मूलों का योग तीसरे मूलों के योग के बराबर होता है, तो यहाँ पे दो मूलों का योग है ना, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर r आ गया, है ना। अब यहाँ पे सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध करना है p³ - 4pq + 8r = 0। तो अब इसको हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि x³ + px² + qx + r = 0 के मूलों के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस r = p, अल्फा बीटा प्लस बीटा r प्लस r अल्फा बराबर q और अल्फा बीटा r बराबर -r। ये हमने क्या मान लिया, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। अब समीकरण 2 से अल्फा प्लस बीटा प्लस r बराबर -p, तो समीकरण 1 का जब हम प्रयोग करेंगे तो r प्लस r आ गया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ था r, और अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ था r, तो यहाँ पे r प्लस r बराबर क्या आ गया, -p आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2r = -p और r बराबर -p/2, ये हमने कर लिया, r + 2r ये निकाला है समीकरण 5। और फिर से एक समीकरण 1 से किया हमने, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर r, तो -p/2 आ गया, r का मान क्या आ गया, -p/2, हमने इसे मान लिया समीकरण 6। अब इसके बाद उससे हमें क्या मिलता है, समीकरण 3 से हमें क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस r और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और बराबर q। तो यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस, यहाँ r का मान -p/2 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर r है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर r बराबर -p/2 आया था, तो ये -p/, यहाँ पे आ गया है -p/2, ये यहाँ पे आ गया -p/2, ठीक है। अब बराबर q आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर p²/4 आया, बराबर q आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर q, और ये यहाँ पे हम q को इस साइड ले आए, मतलब p², ये p²/4 को इस साइड ले आए, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, माइनस का आ गया, और ये हमने क्या मान लिया, समीकरण 7, ये हमने मान लिया समीकरण 7। अब उसके बाद समीकरण 4 से हमें क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा r बराबर -r और q - p²/4 -p/2 बराबर -r। तो समीकरण 5 और 7 का प्रयोग करने पर हमें क्या मिलता है कि -p/2 = q, मतलब × q + p3/8 बराबर -r, ठीक है। तो p3/8
माइनस पी क्यू बटे 2 और प्लस आर इज इक्वल टू 0। अब 8 से गुणा करेंगे सब में, तो 8 से गुणा करेंगे जब हम यहाँ पे हम 8 से गुणा करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। अब अतः सिद्ध हुआ कि P3 माइनस 4PQ प्लस 8R बराबर 0 होता है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अथवा वाला, जो कि है भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए जब x की घाते 5 माइनस 3x की घाते 4 प्लस x3 माइनस 8x माइनस 135 को x माइनस 4 से विभाजित किया जाता है। तो दिया क्या है, px बराबर x की घाते 5 माइनस 3x की घाते 4 प्लस x3 माइनस 8x माइनस 135। तो x2 का गुणांक क्या है, 0। तो इसे x की घाते माइनस 4 से विभाजित करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक विधि लगाएंगे, फिर उसके बाद x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x बराबर 4। तो 4 का हम यहाँ पे भाग देंगे, ऊर्ध्वक्रम जो एक भाग होता है तो हम इसमें 4 देंगे, तो एक का एक उसी तरह उतार देंगे। अब यहाँ पे हम एक को इधर लिखेंगे, एक का गुणा करेंगे 4 से तो 4 एकम 4। तो यहाँ पे हम एक का गुणा करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे 4 से तो क्या आ जाएगा, 4। तो ये 4 हमें आप लिख दिया। अब 3 में जो 3 माइनस 3 में 4 घटाए तो 1 बचा। अब 1 का गुणा फिर से 4 से करेंगे तो 4 आया, तो हम 4 यहाँ पे लिख देंगे। अब 1 4 1 5 आ गया है ना, 4 1 5 आ गया। उसके बाद फिर से हम 5 का गुणा करेंगे 4 से तो 5 को 20 आ गया, ये 20 आया है ना। उसके बाद फिर ये 20 हम 0 में 20 घटाएंगे तो 20 ही बचेगा। उसके बाद फिर हमने लास्ट में हमें 20 का गुणा करना है 4 से, तो 20 का गुणा जब 4 से किए, 20 का गुणा 4 से किए 20 को 80, तो 80 जब हमने 8 में 80 घटाया तो 72 बचा हमारे पास। ठीक है, अब लास्ट वाला को 72 का गुणा करेंगे हम 4 के साथ, तो 72 का गुणा जब 4 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 288। और 135 में 288 घटाएंगे तो 153 बचेगा। ठीक है, 153 बचा। उसके बाद हम चलेंगे अतः भागफल हमारे पास क्या आ गया, अतः भागफल हमारे पास क्या आ गया, x घाते 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 72। और शेषफल हमारे पास क्या आ गया, शेषफल बराबर 153 निकल के आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 1/2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस प्लस अंडर रूट माइनस 3/2 के सभी मान निकालने हैं। तो हमें दिया क्या है कि z बराबर 1/2 प्लस अंडर रूट माइनस 3/2। अब हम जानते क्या है कि अंडर रूट 3 बराबर माइनस अंडर रूट 3 बराबर क्या होता है, i अंडर रूट 3, और जहाँ i का मान क्या होता है, अंडर रूट माइनस 1। ठीक है, तो z बराबर हम क्या ले लेंगे, 1/2 प्लस i अंडर रूट 3/2। अब माइनस था तो माइनस का i मान लिया, i का हमने माइनस 1 मान लिया, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, अब हम आगे चलते हैं। तो i अंडर रूट 3, अब 1/2 किसका मान होता है, 1/2 मान होता है 1/2 मान होता है कॉस 60 डिग्री का, और अंडर रूट 3 होता है साइन 60 डिग्री का, है ना। तो फिर हम आगे चलेंगे, किसी भी रूप में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के सभी मान होते हैं तो कॉस इंटू थीटा प्लस 2n पाई कर देंगे, और यहाँ पे प्लस आई साइन थीटा प्लस 2n पाई, और n बराबर है जेड के। ठीक है, अब यहाँ थीटा बराबर 60 डिग्री, अब थीटा का मान 60 डिग्री है, ये थीटा बराबर 60 है, और 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री बराबर माने क्या होता है, π/3, है ना, π/3 होता है। अतः जेड के सभी मान कॉस π/3 प्लस 2n पाई प्लस आई साइन π/3 प्लस 2n पाई। अब n बराबर 0, तो अतः सभी मान क्या आ गए, तो ये हमारा उत्तर निकल के आ गया, ये हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर। ये हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ गया। अब हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं अथवा वाले में। तो यदि अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा बीटा अल्फा, तो सिद्ध कीजिए कि अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल की पावर -1 और बराबर अल्फा माइनस बीटा और बीटा अल्फा की होल पावर -1। ठीक है, तो हल करेंगे हम। तो माना a बराबर अल्फा माइनस बीटा बीटा और अल्फा, तब अल्फा प्लस आई बीटा का मान क्या होता है, a, और a का व्युत्क्रम क्या होता है, माइनस a इनवर्स, और माइनस a इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod a एडजेक्टिव ऑफ a। तो यहाँ मॉड a बराबर क्या होता है, यहाँ मॉड a बराबर हमने माना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमने कैसे निकाला, ये हमने इसका अल्फा अल्फा का गुणा किया और बीटा बीटा का गुणा किए, तो ये हमें यहाँ पे निकल के आ गया मॉड a बराबर। ठीक है, अब एडजेक्टिव ऑफ a करेंगे, जब एडजेक्टिव ऑफ यानी कि उसका उल्टा करना है हमें, तो जब हम इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पे 1/अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे मॉड a बराबर निकाला है, यानी कि ये हमने लिया है ना सूत्र, ये यहाँ पे हमें ये सूत्र मिला है ना, ये यहाँ पे हमें सूत्र मिला है, ये 1/mod a एडजेक्टिव ऑफ a। तो इसी को हम आगे करेंगे, तो यहाँ पे हम वही बटे में ये करेंगे 1/a अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये जो मान है एडजेक्टिव ऑफ a का, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ a का जो मान है तो हम वो लिख देंगे। अब ये समीकरण 1 हमने मान लिया। अब अल्फा प्लस आई बीटा बराबर a, और अल्फा प्लस आई बीटा का होल इन्वर्स कर देंगे तो बराबर a इन्वर्स आ जाएगा। तो ये हमने मान लिया समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से हमें क्या प्राप्त होगा, अल्फा प्लस आई बीटा का होल स्क्वायर होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और एडजेक्टिव ए का मान क्या होगा,
अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा और अल्फ़ा। अब अतः अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज होल स्क्वायर क्या हो, होल इनवर्स क्या हो जाएगा इसका कि अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा अल्फ़ा का होल इनवर्स, यानी कि इसके इज इक्वल टू इसका इनवर्स है, ये होल इनवर्स है तो हमने इसका इनवर्स कर दिया है ना, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो इसका होल इनवर्स हो जाएगा ना, तो ये हमने इसका होल इनवर्स इसमें चढ़ा दिया, तो ये हमारा हिंस प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो बीज गणित के संदर्भ में भारतीय विरासत और संस्कृति का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो भारत की गणितीय परंपरा अत्यंत प्राचीन समृद्ध रही है। बीज गणित के विकास में भारतीय गणितज्ञों का अमूल योगदान रहा है। बीज गणित के संदर्भ में भारतीय विरासत और संस्कृति का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। तो प्राचीन काल में बीज गणित की नींव क्या थी? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सुलभ सूत्रों में गणना, मापन तथा समीकरण टाइप की समस्याओं का वर्णन मिलता है। वह बौधायन आप स्तंभ आदि ने ज्यामिति और बीजगणित विचारों की नींव रखी थी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है? भारतीय बीजगणित की विशेषताएं। तो बीजगणित प्रतीकों तथा संकेतों का विकास, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का प्रयोग, समीकरणों को हल करने की व्यवस्थित विधियां प्राप्त हुई थी और व्यवहारिक जीवन संबंधी समस्याओं का समाधान मिला था। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष हम निकालें इस प्रकार। भारतीय गणितज्ञों ने बीजगणित के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी देन केवल भारत तक सीमित न रहकर संपूर्ण विश्व के लिए अमूल धरोहर है। हमारी प्राचीन संस्कृति और गणितीय विरासत आज वैज्ञानिक सोच और तार्किक क्षमता को प्रेरित करती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन क्या है? व्युत्क्रमणीय अवयव P तथा Q को ज्ञात कीजिए, जो इस प्रकार है कि P A Q समान रूप में है, जहां a बराबर 1 1 0 1 2 -1 2 3 -1। अवयव की जाति भी ज्ञात कीजिए। तो हल दिया है a बराबर 1 1 0 1 2 -1 2 3 -1। पंक्ति संख्या लगाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? p के द्वारा r2 r2 -r1 कर दिया हमने, r3 r3 प्लस r2 कर दिया। ठीक है, तो हमने जब हमने संक्रिया लगाई तो पहले हम r1 को वैसा का वैसा ही रहने देंगे। अब हमें r2 को बदलना है, यानी कि माइनस r1 करना है। r1 में r2 को घटाना है, तो r1 में r2 को हमने जब घटाया तो हमें ये मिला, और उसके बाद जब हमने r3 में प्लस r2 जोड़ा, यानी कि जो ये है ये तो ये है r1, ये दूसरी रो है r2 और ये है तीसरी r3, है ना। तो यही इन्हें हम r1 r2 r3 बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया स्तंभ संक्रिया Q के द्वारा लगाने पर। अभी हमने रो बताया था, अभी हम कॉलम करेंगे, यानी कि ये अब हम इनमें करेंगे। ठीक है, तो अब हम इनमें करेंगे तो हमको कौन कौन सी संख्या लगानी है? C2 C1, यानी कि C1 को हम सेम रहने देंगे, और C3 -2 C1 -C2। तो हमने ये जब किया तो हमें अतः PAQ बराबर हमें क्या निकल के आ गया? 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अतः सामान्य रूप में दो अशून्य पंक्तियां हैं। अवयव A की जाति रैंक A = 0 आ गया। ठीक है, A = 2 आ गया। अब P तथा Q ज्ञात करते हैं। तो P पंक्ति संख्याओं से मिलता है, अतः पंक्ति अवयव में संक्रिया लगाने पर P बराबर E3 और E3 बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि I बराबर होता था ना वहाँ पे, I बराबर यहाँ पे हम लेते थे यही 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हम ऐसे लेते थे ना, तो ये वही है। ठीक है, अब हमने R2 संक्रिया लगाई, R2 माइनस R1 R3 प्लस R2, तो ये हमें मॉड P बराबर क्या मिल गया? मॉड P बराबर 1। चूंकि मॉड P बराबर 0 नहीं है, अतः P व्युत्क्रमणीय है। Q स्तंभ संक्रियाओं से मिलता है। Q में प्रारंभिक स्तंभ अवयव E3 पर संक्रिया लगाएंगे, यानी कि प्रारंभिक स्तंभ अवयव E3 पर। तो E3 पर जब हमने संक्रिया लगाई तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया? E3, यानी कि E3 हमारा ये होगा, ये वाला। इसमें हमने संक्रिया लगाई तो हमें क्या मिल गया? 1 0 0 -1 1 0 और -2 1 0, यानी कि हमने इतनी यहाँ पे हमने ये संक्रियाएं लगाई, ये वाली संख्याएं लगाई, तो हमें ये मिल गया। अब Q = 1 आ गया। अतः Q भी व्युत्क्रमणीय है। तो P और Q का मान आ गया, और PAQ भी हमने निकाल लिया, और रैंक हमारा क्या आ गया? A बराबर 2 आ गया, है ना। तो अब हमने ये भी सॉल्व कर लिया। अब हम 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समीकरण का उपयोग विधि की प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा ज्ञात कीजिए। तो x + y + z बराबर 6x - y + z बराबर 2, 2x + y - z बराबर 1। तो दिया क्या है हमें? समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। हम इन्हें समीकरण मान लेते हैं। अब अवयव रूप में क्या होता है कि ax बराबर b, जहाँ a बराबर हमने ये माना, a बराबर हमने क्या माना? ये हमारी ये 1 1 2, तो हमने ये यहाँ पे हमने मान लिया। ठीक है, ये हमने मान लिया एक की जगह में। अब y - y + y, तो हमने 1 - 1 1, और यहाँ पे z + z - z, तो 1 1 - 1, और x बराबर क्या होगा? x y z, और b बराबर हमने क्या निकाल लिया? b बराबर हमने क्या निकाल लिया? 6 2 1,
ये हमने b बराबर निकाल लिया। ठीक है, अभी हमने b बराबर निकाल लिया। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, x बराबर क्या करेंगे, एक्स वाई जेड प्लस 6 2 1 विस्तारित अवयव करेंगे, यानी कि a बटे b करेंगे। तो a बटे b कर दिया हमने। ठीक है, अब संक्रिया लगाएंगे इसमें हम r2 माइनस r1 और r3 माइनस 2r1। तो हम इसमें संक्रिया लगाएंगे। अब पुनः संक्रिया लगाएंगे इसमें, और हम इसी तरह संक्रिया लगाते जाएंगे और ये हमें आखिरी में आंसर प्राप्त हो जाएगा। हमें आखिरी में आंसर क्या मिलता है, x बराबर 6 y बराबर 2 z बराबर 3। x बराबर 6 y बराबर 2 z बराबर 3, ये हमारा आंसर निकल के। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समीकरण x की घाते 4 माइनस 4x की घाते 3 माइनस 18x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 को ऐसे समीकरण में रूपांतरण कीजिए जिसका तीसरा पद ना हो। तो दिया क्या है कि x की घाते 4 माइनस ये दिया है। अब हम दोनों तरफ x स्क्वायर से भाग दे देंगे तो हम इस सबके बटे में 2 आ जाएगा, और ये x की घाते 4 था तो x की घाते 2 बचा। अब माना x प्लस 1 बटे x बराबर y, तब x प्लस ax का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका हम जब होल स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस 2 बराबर वाई स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर माइनस 2 आ गया। अब समीकरण को पुनः लिखेंगे, जो हम पहले ये वाला समीकरण पुनः लिखेंगे, ये वाला। ठीक है, अब ये वाला हम समीकरण पुनः लिखेंगे। ये हमने समीकरण पुनः लिखा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिल गया, y2 माइनस 2 माइनस 4y, यानी कि ये हमें कहाँ से मिला, ये हमें x2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर, इसका मान हमने अभी ऊपर निकाला था ना, इसका मान हमने अभी ऊपर निकाला है, ये निकाला हमने, ये अभी हमने ऊपर निकाला ये वाला मान, ये वाई स्क्वायर माइनस 2, ये उसका मान है। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे भी 4x प्लस 1 बटे एक्स है तो y हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो वो स्क्वायर है, बराबर 0 हो गया, माइनस 18 लगा ही है। अब वाई स्क्वायर माइनस 4y इज माइनस 20 बराबर 0, ये हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब ये द्विघात समीकरण है, इसलिए हम इसे अवयव विधि से हल करेंगे। तो अवयव विधि से हल कैसे करेंगे कि वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस माइनस 20 बराबर 0। तो a बराबर यहाँ पे हमने क्या मान लिया, a बराबर हमें मिल गया यहाँ पे a बराबर हमें क्या यहाँ पे मिल गया -1, और b बराबर हमें क्या मिल गया -4, और c बराबर हमें क्या मिल गया -20। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब अवयव रूप में ax बराबर b उसी तरह करेंगे जिस तरह ये पिछला वाला किया था, इसका विस्तारित रूप करेंगे। अब संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया लगाने के बाद हमें आखिरी में हमारा उत्तर, ये हमें हमारा आखिरी में उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर क्या आ गया, अतः x बराबर, ठीक है, अतः x बराबर 10 प्लस 3 अंडर रूट 11, या x बराबर 10 माइनस 3 अंडर रूट 11। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। दर्शाइए कि अवयव a बराबर 4 2 1 3 1 2 1 माइनस 2 1 अपने अभिलाक्षित समीकरण को संतुष्ट करता है। a इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो दिया क्या है कि 4 2 1 3 1 2 1 माइनस 2 1। ठीक है, तो a माइनस लैम्डा आई बराबर 0 अभिलाक्षित समीकरण होता है। अब a माइनस लैम्डा आई लगाएंगे, फिर a माइनस लैम्डा आई का मॉड कर देंगे, तो इसमें भी मॉड हम लगा देंगे, इसमें भी हम मॉड लगा देंगे। ठीक है, इसमें भी हमने मॉड लगा दिया, इसमें मॉड लगाया तो हमने इसमें भी मॉड लगा दिया, इसमें मॉड लगा है तो इसमें भी हमने मॉड लगा दिया। फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमें सॉल्व करने के बाद हमारा यहाँ पे हमारा हमें क्या मिल जाएगा समीकरण, ये माइनस लैम्डा की पावर 3 प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 11। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब अतः a माइनस लैम्डा आई बराबर, अतः a माइनस लैम्डा आई बराबर, ये मिल गया, बराबर 0 और 0 बराबर ये। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब उसके बाद a इनवर्स निकालेंगे, तो a इनवर्स का फॉर्मूला होता है ये, a इनवर्स का फॉर्मूला होता है ये 1/a होता है ना, 1/a मॉड a एडजेक्टिव ऑफ a। ठीक है, तो ये हमने निकाला। मॉड a बराबर हम करेंगे 4 2 1 3 1 2 1 माइनस 2 1। अब तो ये हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मॉड a क्या मिल गया 11, और एडजेक्टिव ऑफ a दिया हुआ है, तो a इनवर्स 1/11 और 3 0 1 4 3 -5 -1 1 -2, तो इसको हम बटे में कर देंगे, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब अगला लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये आखिरी क्वेश्चन है। ज्ञात कीजिए कि समीकरण x की घात 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 बराबर 0 के एक से अधिक बहुलक मूलों को ज्ञात कीजिए। दिया है f(x) बराबर, ठीक है, इसे f(x) करेंगे और संभावित परिमेय मूल क्या मान लेंगे हम, 1 3 और 9। ठीक है, उसके बाद f1 बराबर हमें x माइनस 1 इसका गुणांक है, तो x माइनस 1 से हम इसमें भाग दे देंगे, यानी कि 1, ये हमने माना इसका माना 1,
5 का 5 ले लिया, 3 का 3 ले लिया, 9 का -9 ले लिया। ठीक है, अब हम x-1 के से भाग देंगे तो x-1 है, तो x-1 तो बराबर 0 करके x बराबर 1 निकाल लेंगे पहले। उसके बाद फिर हम इसमें भाग देंगे। मैंने अभी पिछली बार समझाया कि 1 को वैसे ही उतार देंगे, फिर 1 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 एकम 1 तो 1 आ गया, 5 1 6 हो गया, ये 6 आ गया है ना, यहाँ पे ये 6 आ गया। उसके बाद फिर हम दोबारा से करेंगे तो 6 का गुणा 1 से करेंगे तो 6 आ गया, अब 6 3 9 आ गया। अब 9 का गुणा 1 से करेंगे तो 9 एकम 9 तो 9 आ गया, 9 में 9 गए 0। अब ये हमें हमारा क्या मिल गया, ये हमें हमारा समीकरण मिल गया। अतः x घातीय 3 प्लस 5x प्लस 3 माइनस 9 बराबर 0। तो x माइनस 1 x2 x प्लस 6x प्लस 9, ये जो हमें अभी मिला है कि एक्स स्क्वायर, ये अभी हमें मिला ना एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और ये 0 तो हमारा वो निकला ना, शेषफल निकला है, वो भागफल निकला है। अब x माइनस 1 से भाग दिया हमने तो हमें ये मिल गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0, x प्लस 3 की पावर 2, ये हमने सॉल्व किया तो हमें x प्लस 3 की घात 2 मिल गया, ये हमें मिल गया। तो x बराबर -3 आ गया। अतः यहाँ x ये प्लस 3 का होल स्क्वायर गुणनखंड है। ठीक है, ये गुणनखंड है। उसके बाद अतः -3 बहुलक मूल बहुलकता 2 है और 1 सरल मूल है बहुलकता 1। तो अतः समीकरण के मूल आई x बराबर 1 बहुलकता 1 और x बराबर -3 यानी बहुलकता 2, और यहाँ पे ये हमारा सॉल्व हो गया, ये ख़त्म। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर लेना फॉर नेक्स्ट पार्ट। मैं अभी पार्ट 2 भी लेके आऊँगी, यानी कि पेपर 2 भी लेके आऊँगी, तो आप लोग देखना मत भूलें पेपर 2 को। अब ये पेपर 1 का है और 2023 का मैंने पेपर 1 का सॉल्यूशन डाला हुआ है प्लेलिस्ट में, तो आप लोग जा कर के चेक कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें।